नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी में और मदद करने के लिए मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ का अध्ययन आप लोग कई बार कर चुके हैं, इसलिए आज हम इसका बस सारांश समझने वाले हैं कि इस पूरे पाठ में है क्या, जिससे कि आप लोग परीक्षा के समय इसको सुने और आपका अध्ययन कम समय में पूर्ण हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, साना साना हाथ जोड़ी यह एक सिक्किमी नेपाली क्षेत्र की एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। तो ये एक प्रार्थना के बोल हैं जिसको लेकर लेखिका ने ये पूरा का पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। लेखिका कौन है? मधु काकरिया जी ये लेखिका हैं। इन्होंने सिक्किम की यात्रा की है। उसी दौरान इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को जो लिखा हुआ है, उन्होंने वहाँ जो स्थितियाँ देखी हैं, जो परिस्थितियाँ देखी हैं, और उन सबको जो एक लेख के माध्यम से लिखा है, उसी का अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। वास्तव में लेखिका मधु काकरिया ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन जो किया है, वो इतना रोचक ढंग से किया है कि आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप खुद उस यात्रा में शामिल हैं या आप स्वयं हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। एक विशेषता और है इस यात्रा वृत्तांत की कि जो लेखिका है उसने अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सजगता दिखाई है। साथ ही साथ उन्होंने जो श्रमजीवी व्यक्ति हैं उनकी मन में जो लेखिका का सम्मान है उसको भी इन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत के दौरान स्पष्ट किया हुआ है। लेखिका बताती है कि रात्रि का समय है। गैंगटॉक यानी गंगटोक शहर को देखते हुए उसको ऐसा लगता है कि मानो आसमान उल्टा हो गया हो और तारे बिखर कर नीचे ज़मीन में टिमटिमा रहे हो। वहाँ जो लाइट जल रही है और जब पहाड़ से लेखिका उसको देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि यार किसी ने आसमान को उल्टा कर दिया है और ये आसमान नीचे चमकने लगा है। आगे लेखिका कहती है कि जो ये गैंगटॉक है ना, ये मेहनत कश लोगों का शहर है, मेहनत कश लोगों का, बादशाहों का शहर है, जिसका सब कुछ सुंदर है, सुबह भी, शाम भी, रात भी, सब कुछ। मतलब गैंगटॉक इतना सुंदर है कि उसको देखकर बस देखते ही रहने का मन होता है। लेखिका कह रही है कि वहाँ उसने एक प्रार्थना सुनी है। एक प्रार्थना लेखिका के ओंठों को छूने लगी है, जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी, और वह क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि ये मेरा सारा जो जीवन है वो अच्छाइयों के लिए समर्पित हो जाए। मैं पूरे जीवन भर अच्छाई करती रहूं, अच्छे कामों में ही लगी रहूं। ऐसी एक नेपाली युवती प्रार्थना कर रही थी। सुबह का समय है। सुबह के समय में युमथांग के लिए निकलना था। लेखिका कह रही है कि अब गैंगटॉक से वो युमथांग के लिए निकलने वाली थी, पर आँख खुलते ही लेखिका सबसे पहले बालकनी की तरफ भागती है, क्योंकि लोगों ने बताया था उसको कि यदि मौसम साफ़ रहता है और आप बालकनी में जाते हैं तो आपको यहाँ से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देगी। लेकिन लेखिका कह रही है ऐसा नहीं हुआ। आज भी जो आसमान था ना, वह बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर हाँ रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। कंचनजंगा नहीं देख पाई वो। आगे कहती है लेखिका कि युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है। ड्राइवर कम गाइड जो जितेन था, जितेन एक ड्राइवर है, गाड़ी चालक है, साथ ही साथ वह उस एरिया का, उस क्षेत्र का मार्गदर्शक यानी गाइड भी काम करता है। तो लेखिका कहती है ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलने वाली हैं।
लेखिका कह रही है वो तो सब ठीक था, लेकिन हम लोग तो केवल बर्फ़ देखने के लिए उत्सुक थे, हमें तो बर्फ़ देखना था। पर जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि यमथुंग में बर्फ़ होगी या नहीं। लेखिका ने जब अपने गाइड से पूछा कि वहाँ बर्फ़ मिलेगा, तो जितेन कहता है अभी कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, बस फूल और वादियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। रास्ते में लेखिका को एक जगह पर कुछ मंत्र लिखे हुए दिखाई देते हैं, और वहाँ पर कुछ पताकाएँ लगी हुई होती हैं, जिन पताकाओं का रंग सफ़ेद होता है। नार्गे से जब उसने पूछा, मतलब जो जितेन से जब लेखिका ने पूछा कि यह क्या है, तब जितेन ने बताया कि यह जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ, मतलब सफ़ेद पताकाएँ, झंडे फहरा दिए जाते हैं। इन्हें और साथ में ले वो जितेन बताता है कि इनको उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ केवल ये सफ़ेद पताकाएँ ही लगती हैं, यहाँ रंग-बिरंगी पताकाएँ भी लगती हैं। और ये रंग-बिरंगी पताकाएँ कब लगती हैं? जब यहाँ कोई एक मांगलिक कार्य होता है, कोई अच्छा नया काम शुरू होता है, तो यहाँ पर रंगीन पताकाएँ भी लगा दी जाती हैं। आगे जितेन बताता है लेखिका को कि कभी लॉन्ग स्टॉक पहुँचने पर जितेन ने उसको बताया कि यहाँ पर गाइड फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। और साथ ही उसने बताया कि यहाँ एक ऐसा पत्थर है जो लेप्चार और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली जो संधि हुई थी, जो शांति वार्ता हुई थी, उसकी याद दिला देता है। उसके लिए समय यहाँ पर ये एक पत्थर लगाया गया था। थोड़े और आगे चलने पर लेखिका को जितेन बताता है कि यहाँ एक कुटिया है, और इस कुटिया के भीतर एक चक्र घूम रहा है। यदि आप उस चक्र को, उस भील को घुमाएंगे, तो आपके सारे के सारे पाप कट जाएंगे। कहता है कि कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में जितेन बताता है कि यह एक धर्म चक्र है, जिसे घुमाने से सारे पाप आपके धुल जाएंगे। लेखिका को तब याद आता है कि हमारा भारत, चाहे पहाड़ों में हो या मैदान में हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद, मतलब हमने कितना भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ली हो, इन सब के बावजूद भी जो हमारा देश है उसकी आत्मा एक है, जिसमें लोगों की आस्थाएं, उनका विश्वास, उनका अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं सारी की सारी एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेखिका की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। जो बाजार हैं, जो बस्तियां हैं, वो सारे के सारे पीछे छूटने लगते हैं। अब रास्ते में उनको चलते चलते स्वेटर बुनती युवतियाँ और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर धोते उनके जो वो बौने थे, वो नेपाली लोग थे, वो धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल होने लगते हैं, वो उनको दिखाई नहीं देते हैं। अब क्या दिखाई देता है? अब हिमालय अपने विराट वैभव के साथ उनके सामने आता है, वह उनको दिखाई देता है। और रास्ते कैसे हैं? रास्ते बिल्कुल जलेबी की तरफ घुमाव लेते होते हैं। घाटियाँ गहरी और वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, घाटियाँ उतनी ही गहरी गहरी इनको दिखाई देने लगती हैं। बीच बीच में करिश्मे की तरह, मतलब किसी जादू की तरह खिले हुए फूल इनको मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। और वो मौसम वहाँ का इतना सुहाना है, इतना सुंदर है कि ना चाहते हुए भी जो इनके साथी थे, जो सैलानी थे, वो एक गाना गाने लगते हैं झूम 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 कर, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेखिका उन सारे दृश्य को देखकर उस सारे के सारे परिदृश्य को, उस सारे के सारे माहौल को अपने भीतर भर लेने चाहती है। और इसी इच्छा के कारण वह जो गाड़ी थी, उस गाड़ी की खिड़की से बाहर सिर निकालकर कभी आसमान को छूते पवित्र हिमालय के शिखरों को देखती है, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती है, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती हुई तिस्ता नदी को देखती है। लेखिका कहती है कि जो तिस्ता नदी है,
उसका की जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, वह इस स्थान पर चरम पर था, पराकाष्ठा पर था। तभी एक स्थान पर नारगे ने जितेन ने जीप को रोक दिया। कहा जहाँ पर जीप रुकी वहाँ क्या होता है, सामने खूब ऊंचाई से गिरता हुआ फैन उगलता हुआ एक झरना था। ये झरना कौन सा था? ये सप्तभगनी, सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर जाकर लेखिका बैठ गई और यूं लगा जैसे वह अपने आत्मा के संगीत को सुनने लगी हो। वो जो झरना था, वह उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जैसे उसको बता रहा हो कि जीवन की जैसे जैसे ये झरना अनंत है ना, ऐसे ही जीवन भी अनंत है और हमारा जीवन ऐसे ही चलते रहना चाहिए। जब वह उस झरने के नीचे नदी में पैर डुबा कर बैठी हुई है, तब उसको क्या लगता है, उसने अपने मन की सारी जो तामसिकताएं थीं, जो पाप थे, उस निर्मल जलधारा में बह जाती सी उसको प्रतीत होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके वो जितनी तामसिकताएं थी, जितनी पाप थे, जितनी बुराइयां थी, वो सारी की सारी बह गई हैं। लेखिका का मन अब वहाँ से हिलने को नहीं हो रहा था, वहाँ से जाने को हो ही नहीं रहा था, वहाँ बिल्कुल स्थिर हो गया था। इतने में जितैन उसको ढूंढते हुए आता है और जितैन उससे कहता है, मैडम आगे चलिए, आगे तो आपको इससे भी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। लेखिका का मन तो नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी वह अनमनी सी बिना मन के वहाँ से उठी। और फिर क्या देखती है, थोड़ी देर बाद ही फिर उसको वही नज़ारे आँखों में और आत्मा को सुख देने वाले दिखाई देने लगे। एकदम चटक फूल, चटक रंग, कहीं हिमालय का जो एक विशाल रूप था वह उसको जब दिखाई देता है तो हिमालय कैसा दिखाई देता है, कहीं बिल्कुल हरियाली, पूरा हरा हिमालय दिखाई देता है, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, और कहीं ना उस पर पेड़ थे ना बर्फ था, मतलब एकदम पथरीला सा दिखाई देता है। कहीं चटकी हुई धूप तो कहीं बादलों की चादर। और ये जो छाया और माया का जो खेल था, इसने प्रकृति के कई सारे रहस्य लेखिका के सामने खोल दिए। कई सारे रहस्यों से ऐसा लगा जैसे वहाँ से पर्दा उठ गया हो। आगे लेखिका कहती है कि जब वह और आगे बढ़े तो वह क्या देखते हैं, जो वो बादलों की एक धुंधली चादर थी, जब वह हट गई तो उनके सामने अब हिमालय नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दो विपरीत दिशाओं से आते दो छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी हुई हो, जैसे स्वर्ग बिखरा हुआ हो। इतनी सुंदरता, इतना सौंदर्य वहाँ पर दिखाई दे रहा था। पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ, वादियाँ से भरे ये दुर्लभ नज़ारे लेखिका को बहुत गहरे अपने आप में जोड़ रहे थे। मतलब एक दिल से, एक गहराई से उसको उसमें जोड़ने का काम कर रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियाँ जैसे खुल गई हों। लेखिका कहती है कि ऐसा लगा जैसे उसके अंतर्मन की सारी खिड़कियाँ खुल गई हों। उससे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वह ईश्वर के निकट हो। उसके ओंठों पर वही सुबह सुनी हुई प्रार्थना पुनः से दौड़ गई और वह गुनगुनाने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका कह रही है वह मंत्रमुग्ध हो गई और थोड़ी देर के लिए थोड़ी दूर निकल गई तो उसकी दृष्टि पहाड़ पर काम करने वाली औरतों पर पड़ गई। जो औरतें क्या कर रही थीं, वहाँ पहाड़ पर रास्ता बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ रही थीं। वहाँ लेखिका देखती है कि कुछ औरतें तो पीठ पर अपने बच्चे को भी लिए हुए हैं। और जो वो औरतें थीं, उनकी काया, उनका शरीर इतना कोमल था, बिल्कुल गुथे हुए आटे के जैसे, लेकिन उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे पहाड़ों को तोड़ने के लिए।
लेखिका कहती है कि वहाँ मैंने ममता को साथ में देखा है। कई औरतें पीठ पर एक डॉ को बांधकर, मतलब एक बड़ी सी टोकरी बांधकर उसमें बच्चे को बांधे हुए थे और वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम पहाड़ों पर कर रही थी। वह पूरी ताकत से कुदाल को जमीन पर मार रही थी। लेखिका जब इस सारे दृश्य को देखती है तो लेखिका एकदम से उदास हो जाती है। लेखिका कहती है वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में रत थीं। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। इतना दुख दे गया वो दृश्य लेखिका के लिए। जो उस स्वर्ग का सौंदर्य था ना, उसके बीच उसने ऐसा देखा जैसे उसको मौत दिख गई। मौत, भूख और जिंदा रहने के लिए जो जंग होती है ना, वह उसके सामने आ गई। वहाँ खड़े बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से जब लेखिका ने पूछा कि ये क्या कर रही हैं यहाँ पर पहाड़ी औरतें, तो उसने बताया कि ये पहाड़ ने सड़क को चौड़ा कर रही हैं जिससे कि आप इन रास्तों से आसानी से जा सकें। लेखिका ने कहा यह तो बड़ा खतरनाक कार्य है। तो वह क्या कहते हैं? जी हाँ, यह बहुत खतरनाक कार्य है। यहाँ पर काम करते करते कई जिंदगियां चली भी जाती हैं, अर्थात कई लोगों की मौत भी हो जाती है। लेखिका को सिक्किम सरकार का यहाँ पर एक बोर्ड याद आया जो वहाँ पर लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था एवर वंडर टू डिफाइन डेथ यू बिल्ड दी रोड्स। आप ताजुब करेंगे कि जब इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौतों को भी झुठलाया है। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल भी याद आ गए, जहाँ पर आदिवासी युवतियाँ पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर वन में डोलती रहती हैं, मतलब वनों में पत्ते एकत्रित करने के लिए घूमती रहती हैं, पत्तों की तलाश में घूमती फिरती रहती हैं। उसे गमगीन देखकर जितेन ने, जब लेखिका दुखी हो गई, एकदम से उदास हो गई, तो उसे गमगीन देखकर जितेन ने कहा कि मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, इनको आप कहीं पर देख लेंगे। इनको देखने के लिए आप यहाँ नहीं आए। आप यहाँ क्या देखने आए हैं? आप यहाँ पहाड़ों को देखने के लिए आए हैं, इतना पैसा खर्च करके आए हैं, तो चलिए आप पहाड़ी सौंदर्य देखिए, इनको ना देखिए। लेकिन लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस कर देती है। मतलब इतना कुछ समाज के लिए ये हमारा मजदूर वर्ग देता है और उसका एक अंश भी उसको वापस नहीं मिलता है। वो जो अपार सौंदर्य था, जो खंडर में बदल चुका था, अब उसके साथ क्या होने वाला था हम देखते हैं। तभी लेखिका कहती है कि उसने ऐसा देखा कि वो जो खंडर था ना, वो फिर से ताजमहल बन गया। वो जो श्रम सुंदरियाँ थीं, वो जो पहाड़िन महिलाएं थीं जो पहाड़ को तोड़ रही थीं, वो किसी बात पर से एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब लेखिका को लगा कि मानो वो जो खंडर था ना, वो फिर से ताजमहल बन गया हो। लेखिका की जो जीभ थी वो फिर से ऊंचाइयां चढ़ने लगी, और वो जो ऊंचाई थी उस पर जो रास्ते थे वो बिल्कुल कैसे थे, हेयर पेन बैंड की तरह से थे। ठीक पहले वहाँ से एक पड़ाव पड़ा, मतलब एक जगह पर लेखिका और उनके साथी रुके। वहाँ पर वह क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कूली बच्चे हैं वह लौट रहे थे, और वो जो जितैन और या जो लेखिका की गाड़ी थी उससे पे उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। तब जितेन ने इनको बताया कि यहाँ ये स्कूली बच्चे हैं और ये हर दिन पहाड़ से नीचे तराई में जो एक स्कूल है वहाँ पर अध्ययन करने के लिए जाते हैं, और ये वहाँ से लौट कर आ रहे हैं। तो लेखिका ने पूछा क्यों ये हर दिन पैदल जाते हैं, क्या यहाँ स्कूल बस नहीं होती है? तो जितेन ने बताया मैडम, ये मैदानी इलाका नहीं है, यहाँ स्कूल बस तो छोड़िए, यहाँ पूरे इलाके में केवल एक ही स्कूल है बस, यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं है। ये नीचे तराई में एक ही स्कूल है, वहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। और लेखिका को जितेन बताता है कि ये पढ़ते ही नहीं हैं, वहाँ से लौटने के बाद ये अपनी माताओं के साथ मवेशी भी चराने जाते हैं, पानी भी भरते हैं, लकड़ियों के गट्ठर भी धोते हैं। जितेन बताता है कि यहाँ तक कि ये सारे काम मैंने भी किए हैं। मैंने भी
अपनी माता के साथ मवेशियों को चराया है, लकड़ियों के गट्ठे ढोए हैं, पानी ढोया है। आगे रास्ता सकरा हो रहा था, बस केवल इतना चौड़ा रास्ता था कि जैसे किसी ने ना उसको नाप दिया हो कि एक जीप निकल जाए, इतनी ही चौड़ाई थी। लेखिका कहती है कि जरा सा संतुलन बिगड़ा, मतलब 1 इंच वहाँ यहाँ से वहाँ हुए और सीधे जाके खाई में समा जाएंगे। उसी रास्ते पर जगह जगह कई चेतावनियाँ भी लिखी थीं। उन चेतावनियों को कुछ बोर्डों पर लिखा गया था और जिनमें लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़े और आगे चलते हैं, फिर एक चेतावनी लिखी थी, बी केयर मैन एंटर अराउंड, सावधान रहिए, नरभक्षी जानवर इस क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। लेखिका कहती है पर उसको वहाँ पर ना कोई भी नरभक्षी जानवर नहीं मिला। मिले तो केवल क्या मिले, दूध देने वाले याक देखे, जो काले काले ढेर सारे याक थे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक ही उसको दिखाई दिए। कोई जंगली जानवर, कोई नरभक्षी जानवर, मतलब मनुष्यों को खाने वाले जानवर नहीं मिले। लेखिका कहती है आगे, ढलते सूरज की रोशनी में जब उसने एक दृश्य देखा तो वह चीख पड़ी। वह दृश्य क्या था कि वहाँ चाय के बागानों में जब उसकी नज़र पड़ी तो वह देखती है कि वहाँ पर कई युवतियाँ एक सिक्किमी परिधान बोकू पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं। और वो जो युवतियाँ थी वो कैसी थी, नदी की तरह उफान लेता हुआ उनकी जवानी थी, उनका यौवन था, और श्रम से जो चेहरे पर पसीना आ गया था, चेहरा दमक रहा था, वह एकदम गुलाबी चेहरा था। और उसी जो मंडली थी महिलाओं की, युवतियों की, उसमें एक युवती ने एक चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। लेखिका कहती है कि सघन हरियाली के बीच वो जो चटक लाल रंग था वो डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा से और भी इंद्रधनुषीय छटा बिखेर रहा था। वह इतना सुंदर लग रहा था कि लेखिका ने जब उस दृश्य को देखा तो वह एकाएक चीख पड़ी, इतने सुंदर दृश्य को देखकर। लेखिका कहती है युमथांग से पहले जो इतना जो ये सौंदर्य था ना, ये मुझे सहन नहीं हो पा रहा था, मैंने ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, मतलब अब उनको लायुंग में रुकना था। लायुंग एक छोटी सी शांत बस्ती थी जहां तिस्ता नदी के किनारे पर वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। सामने ऊंचाई से गिरता हुआ झरना जो तिस्ता नदी में मिल रहा था। पक्षी, चिड़ियाएँ, परिंदे अब अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में लेखिका कहती है गजब की शांति थी, एकदम अद्भुत शांति थी। वही शांति इनके मन में समा रही थी, इनके मन में बैठ रही थी। अब लेखिका ने क्या किया, लेखिका फिर से तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर जाकर बैठ गई और बैठी और अपने भीतर उसको एक बौद्धिस्त्व का एक अंश सा उगता हुआ दिखाई दिया, जैसे एक ज्ञान का एक अंश सा उसके अंदर उसको जगता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि ये प्रकृति अखंड और संपूर्ण है और इसी संपूर्णता में ही सुख और शांति है। संपूर्णता से छेड़छाड़ कर कर मनुष्य ने, मतलब इस प्रकृति से छेड़छाड़ कर कर मनुष्य ने अक्षम अपराध किया है। पत्थरों से होकर वह धीरे धीरे और नदी के अंदर गई, धार तक पहुंची और बहते पानी में जैसे ही उसने अपनी अंजलि डाली, उंगलियां डाली और उस पानी को यूं अंजलियों में भरा, तो वह क्या देखती है, उसको कुछ याद आ जाता है, उस स्मृतियां कौंध जाती हैं कि हमारे यहाँ ना एक परंपरा है कि जल को हाथ में लेकर एक संकल्प लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई धार्मिक कार्य घरों में होते हैं तो जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है, तो उसको वो याद आया कि संकल्प लिया जाता है। लेखिका ने सोचा मैं क्या संकल्प लूँ, लेकिन लेखिका के मन ने कहा नहीं नहीं, मैं संकल्प नहीं ले रही हूँ, मैं केवल एक प्रार्थना करूँगी। मन में केवल एक प्रार्थना थी और वह प्राथमिकता ये थी कि उसके मन में जितनी भी तामसिकताएँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो सारी की सारी बह जाएं। रात में जितेन और उसके साथियों ने उसी लकड़ी के घर में संगीत शुरू किया
और वो जब तेज़ धुन पर उसने वो बजाना शुरू किया, वहाँ का जो एक वो क्षेत्रीय जो नृत्य था उसको गाना शुरू किया, तो क्या हुआ, नाचना शुरू किया, तो सारे के सारे सैलानी मस्ती के रंग में आ गए और उसके साथ नाचने गाने लगी। उनमें इनकी एक सहेली भी थी, मणि। कहते हैं इसकी उम्र तो 50 वर्ष थी, लेकिन जो उसने नृत्य किया है, तो लेखिका कहती है ऐसा नृत्य कि वह कुंवारियों को भी मात दे दे। मतलब क्या कोई युवती, क्या कोई 16-18 साल की युवती इतनी फुर्ती से नृत्य करेगी जितनी फुर्ती से मणि ने नृत्य किया। सारे के सारे लोग दंग रह गए। लेखिका खुद सोच में पड़ रही गई कि इसके अंदर इतना आनंद कहाँ से आता है, इस उम्र में इतनी मस्ती, इतना आनंद। क्योंकि देखिए ऐसा नृत्य कोई तभी कर सकता है जब वह पूर्ण रूप से आनंद में डूबा हुआ हो। अब लेखिका कहती है लायुंग समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर उम्मीद के विरुद्ध लेखिका को यहाँ भी बर्फ देखने को नहीं मिला। तभी किसी एक सिक्किम के युवक ने इसको बताया कि यहाँ से 500 फीट ऊपर एक स्थान है जिसको कटाव कहते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको सर्दियाँ, मतलब शर्त के साथ पक्के ही आपको बर्फ़ मिल जाएगा। लेखिका कहती है कि कटाव वास्तव में भारत का स्विट्ज़रलैंड है, और अभी तक ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, पर्यटक स्थल नहीं बना था, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ मिलना संभव था क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण नहीं था। लेकिन जो कटाव का रास्ता था वह बहुत ही खतरनाक था। फिर इतने पर धुंध और बारिश भी थी। लेखिका कह रही है ऐसा लग रहा था जैसे जीप बादलों को चीर कर निकल रही हो। खतरे के एहसास के कारण सारे के सारे लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। उनके बस सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ के अलावा वहाँ और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। करीब आधे रास्ते बाद, जब आधा रास्ता इन्होंने तय कर लिया और तब कहीं जाकर धुंध छटी, थोड़ा सा सन्नाटा टूटा। और उसी दौरान जब वो सन्नाटा छूटा तो नारगी ने एकदम से खुश होकर, प्रसन्न होकर कहा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड। तब उनकी जो सहेली थी मणि, जो स्विट्ज़रलैंड घूमकर आई थी, उसने उसको बात को काट दिया। उसने कहा नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही वह इतना सुंदर है। अब धीरे धीरे ये लोग कटाव के निकट पहुंचने लगे थे। पहाड़ों पर इन लोगों को बर्फ नज़र आने लगी थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सब और गिरी हुई बर्फ इनको दिखाई दे रही थी। सबके मन प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये पहाड़ पर बर्फ देखने के लिए तो जाते हैं मैदानी लोग, और वहाँ जाकर इनका वो सपना पूरा हो गया था। जितेन तो एकदम प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता के मारे वह एकाएक गाने लगा, तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊ छो, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता रहेगा। इस प्रकार से उसने अपनी खुशी को जाहिर किया। लेखिका कहती है कि हम सभी भी खुशी के मारे नाचना चाहते थे, लेकिन लेखिका नाच नहीं पा रही थी। वह बर्फ में धंस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास वो लंबे जूते नहीं थे जो घुटनों तक पहने जाने वाले जूते होते हैं, जिनको पहनकर बर्फ में आराम से चला जा सकता है। तो उसके पास वो जूते नहीं थे। और वो जो कटाव है वो हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पर्यटक स्थल नहीं था, इसलिए वहाँ आसपास कोई दुकानें भी नहीं थीं कि जहाँ से इन जूतों को किराए पर लिया जा सकता था। इसलिए लेखिका उस बर्फ़ में नहीं खेल पाई। लेखिका के जितने भी दोस्त थे, जितने भी साथी थे, वो वहाँ फटाफट फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे। सारे के सारे अपनी यादों को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। दनादन फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन लेखिका ने ऐसा नहीं किया। लेखिका फ़ोटो खिंचवाने की अपेक्षा उस परिदृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी, उसको अपने भीतर खींच लेना चाहती थी कि ताकि जब वह महानगर में वापस लौटे तो वो अंधेरे कमरों में, डार्क रूमों में फिर मतलब बार बार इन चीज़ों को याद कर करके देख सके और प्रसन्न हो सके। उसे ऐसा लग रहा था कि इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच
ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। मतलब इतनी शांति, ऐसे ही शांत स्थानों पर ऐसे ही सत्य की खोज के लिए ऋषि यहाँ आए होंगे और यहाँ पर उन्होंने वेदों की रचना की होगी। और ऐसे ही स्थान से वो एक मंत्र निकला होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का महामंत्र भी ऐसे ही स्थानों पर पाया होगा। मणि कह रही थी, ये हिमशिखर हमारे जल स्तंभ हैं। प्रकृति ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही नायाब ढंग से पानी की जो व्यवस्था है, जल की जो व्यवस्था है, उसको कर रखा है। कैसे कर रखा है? सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, वो जो इन पहाड़ों पर जम जाती है, वही गर्मियों में जलधार बनकर बह जाती है और प्यासे लोगों के गले को बुझाती है। मतलब जो जल चक्र है यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि पहले बर्फ़ जमेगी, फिर वो पिघलेगी, फिर वापसित होगी, फिर बादल बनेंगे, फिर पानी गिरेगा, इस प्रकार से। कृतज्ञता से लेखिका ने वहाँ अपना माथा नवाना चाहा। मतलब वह पहाड़ों के सम्मुख झुकना चाहा, हिमालय को नमस्कार करना चाहा कि कितना ऋण है इन नदियों का हम पर, यही तो हमें जीवन देती हैं। लगा कि सारा संसार स्वप्न सा सुंदर है, लेकिन जैसे ही उसको वह याद आया कि वह पत्थर तोड़ती पहाड़ ने, उस लेखिका का मन एक बार फिर से उदास हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लेखिका को वहाँ फौजी छावनियाँ दिखीं, चीन की सीमा दिखी। जब वह लौटकर यहाँ से जा रहे थे, लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में आपको तकलीफ़ नहीं होती, आप लोग कैसे खड़े रहते हैं? तो फौजी ने थोड़ी सी उदास सी ली हुई और हंसी से हंसकर उसने कहा, मतलब थोड़ा सा उदास हो गया, उसको कुछ याद आ गया। फिर उसने हंसकर कहा कि आप लोग चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। उस समय वहाँ अत्यंत ही सर्दी थी, इतनी सर्दी में भी वो वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे थे। आगे लेखिका कहती है कि वहीं कहीं एक बोर्ड पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना आपके भविष्य के लिए कुर्बान कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। लेखिका का मन फिर से पिघलने लगा। लेखिका कहती है कि जनवरी के माह में जब पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस स्थिति में ये जवान यहाँ तैनात रहते हैं और यहाँ कैसे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। लेखिका के लिए जो यह एक यात्रा थी, वह किसी एक खोज से कम नहीं थी। लेखिका बताती है, जितेन अभी ने नेपाल के माओवादियों के संघर्ष के बारे में बताया था। साथ में बताता है कि वो अभी अभी वहाँ से लौटकर आया था। साथ ही वह लेखिका को बताता है कि युमथांग की जो घाटियाँ हैं वो ढेरों ढेर फूलों से खिली हुई हैं, भरी हुई हैं। पूरे रास्ते उनको वो फूल और वो घाटियाँ दिखाई देती हैं। तभी उनको युमथांग में एक आलू की चिप्स बेचती हुई एक युवती मिली। जब उससे पूछा कि तुम सिक्किमी हो, तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये बहुत अच्छी बात थी कि उसने बहुत अच्छे से बताया कि मैं सिक्किमी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। लेखिका को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर ये भारत में मिल गया। तो सिक्किम के जो लोग थे वो भारत में मिलकर बहुत खुश थे। लेखिका कहती है कि यदि ऐसे ही पूरा देश एक हो जाए, पूरा देश ऐसे ही मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सारे के सारे इसको अपना एक हिस्सा मानने लगे, जैसे सिक्किम की महिला ने माना था। जितेन तरह तरह की जानकारियां दे रहा था और बता रहा था कि वहाँ उसको एक कुत्ते ने एक रास्ता काटा, तो कहता है, रुकिए रुकिए, यहाँ को वो पहाड़ी कुत्ता रास्ता काट के गया है, हमें थोड़ा रुकना होगा। फिर वो ये बताता है कि ये जो पहाड़ी कुत्ते हैं, ये केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। तब लेखिका को याद आता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है कि ये समुद्र की जैसे क्या चांद इसको भी आकर्षित करता है। मतलब समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो चांद की आकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है।
अभी लेखिका थोड़ी ही आगे चली थी, फिर उसको बताया जाता है कि ये गुरु नानक के फुटप्रिंट है, पद चिन्ह है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक जी ने की थाली से थोड़े से चावल गिर गए थे, छिटक गए थे, तब से यहाँ चावल की ही खेती होती है। थोड़ी दूर और आगे चलने पर वह खेदुम की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि यह देवी देवताओं का स्थान है और यहाँ हम लोग गंदगी नहीं फैलाते, क्योंकि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। साथ ही उसने बताया कि हम लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं, इन्हें कभी गंदा नहीं करते। उसने बताया कि युमथांग पहले पर्यटक स्थल नहीं था। तब यहाँ एक सैनिक थे, कैप्टन शेखर दत्ता। उनके दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखने से क्या लाभ है। तब उन्होंने इन घाटियों को काटा और इस पर रास्ते बनाए और रास्ते निकालकर इसको पर्यटक स्थल बना दिया। लेखिका मन ही मन कह रही है कि हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। शायद मनुष्य को इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, नई नई खोजें करना, ये ही तो वास्तविक सौंदर्य है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा वह मन ही मन कहती है और जीप आगे बढ़ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के अध्ययन में अवश्य ही मददगार साबित होगा। ऐसे ही अपने और शिक्षण सामग्री पाने के लिए अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को आमंत्रित करते रहिए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।